आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। अगर हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो बेसिकली ये तो हीट से रिलेटेड होगा ना, क्योंकि थर्मल वर्ड, ये जो वर्ड थर्म है, ये कहीं ना कहीं हीट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जहां भी हीट का बात आता है तो आपको एक महसूस होता होगा कोई भी चीज गर्म है कि ठंडा है, ये चीज आपको फील होता होगा। जैसे कि अगर हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कुछ मैटर्स के बारे में बात करें, तो जैसे कि अगर हमारा आइस है तो वो मैटर जो है उसका टेम्परेचर बहुत कम होगा, उसमें हीट बहुत कम होगा। लेकिन अगर हम एक आग का गोला या फिर किसी कोयला के बारे में बात करें जो कि जलता हुआ हो, वो उसका हीट तो बहुत ज्यादा होगा ना। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में देखे होंगे कि किस तरह से किसी भी बॉल को, आयरन बॉल को बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाता है, रेड हॉट कर दिया जाता है। अगर उस पार्टिकुलर मैटर के बारे में बात करें तो वो जो मैटर होगा हमारा, वो काफी गर्म होगा, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और साथ ही साथ उसके अंदर जो हीट होगा वो भी काफी ज्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पे इतना जो भी बात कर रहे हैं वो हीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा हीट आखिर होता क्या है। अगर हम हीट के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो चलिए देखते हैं कि हीट का डेफिनेशन क्या होता है। अगर हम हीट के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी इन ट्रांजिट दैट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। अगर कोई भी दो बॉडी है, हो सकता है कि एक बॉडी का टेम्परेचर कम हो और दूसरे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा होगा। तो जिसका हीट ज्यादा होगा वो कम हीट वाले बॉडी की तरफ फ्लो करेगा, मतलब कि हीट हमेशा ज्यादा बॉडी से, ज्यादा हीट से कम की तरफ हमेशा ट्रांसफर होता है या फिर ट्रेवल करता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग फिर से एक बार इसका डेफिनेशन हम पढ़ देते हैं। डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी इन ट्रांजिट दैट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। ये हमारा हीट के बारे में बात हो गया। तो चलिए इसके हम यूनिट के बारे में भी जान लेते हैं। अगर हम यूनिट्स ऑफ हीट के बारे में बात करें तो यूनिट्स ऑफ हीट तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक सीजीएस यूनिट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सीजीएस यूनिट ऑफ हीट होता है हमारा कैलोरी, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। कैलोरी हमारा सीजीएस यूनिट ऑफ हीट होता है। अब बहुत कोई को डाउट होता है, सर ये कैलोरी तो चलिए हीट का यूनिट होता है, समझ गए, वो भी सीजीएस वाला। तो एक कैलोरी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये है क्या, कैलोरी है क्या, इसको हम समझे किस तरह से। तो चलिए एक बार हम लोग कैलोरी, वन कैलोरी का डेफिनेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हम वन कैलोरी के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो उसका डेफिनेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius। दिख रहा है ना, क्या बोला गया कि हीट एनर्जी। अब एक बात बताओ, आपके पास मान लो कि 1 ग्राम वाटर है, आप 1 ग्राम वाटर कहीं से भी ले सकते हो, एकदम थोड़ा सा वाटर होगा, उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, आप मेजर कर लो। उस टेम्परेचर को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करते हैं ना, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितना हीट एनर्जी लगा होगा, वो हीट एनर्जी का जो यूनिट होगा वो हमारा 1 कैलोरी के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। फिर से हम ये बात बताते हैं कि हीट एनर्जी हमको 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमको जितना भी हीट एनर्जी लगा होगा, वो जो हीट एनर्जी होगा वो 1 कैलोरी के बराबर होगा। मतलब कि 1 कैलोरी अगर आप हीट दे रहे हैं किसी 1 ग्राम वाटर में, तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस तुरंत बढ़ जाएगा उस वाटर का। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ हीट के बारे में। तो एसआई यूनिट ऑफ हीट होता क्या है? तो एसआई यूनिट ऑफ हीट हमारा जूल होता है।
तो आपके दिमाग में एक बात आएगा, सर जूल तो हमारा वर्क डन का भी यूनिट होता है और हीट और वर्क डन क्या एक ही चीज है? तो चलिए इस चीज को आगे भी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी अभी तो हम लोगों ने बात किया ना, सीजीएस यूनिट ऑफ हीट होता है क्या? कैलोरी। तो क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है कि क्या जूल और कैलोरी में कोई रिलेशन है? चलिए देख लेते हैं कि क्या हमारा जूल और कैलोरी के बीच में सही में कोई रिलेशन है भी या नहीं। तो अगर हम कैलोरी और जूल के बीच का रिलेशन का बात करें, तो ये 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.186 जूल। ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। ये होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। हालांकि हमारा जो 1 कैलोरी है ये हमारा हीट का यूनिट था, ये अभी अभी हम लोगों ने देखा ना। लेकिन अभी अभी बोले कि चलो ऐसा यूनिट ऑफ हीट तो जूल होता है, लेकिन पहले हम लोग जूल तो किसके बारे में जानते हैं? वर्क डन के बारे में जानते हैं। तो क्या ये वर्क डन और हीट का जो रेशियो होगा, हालांकि दोनों सेम ही चीज है, अलग नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप किसी भी चीज का हीट बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहे हैं। बिना वर्क डन किए तो हीट बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है ना। इट मींस वर्क डन एंड हीट बोथ आर सेम थिंग। लेकिन क्या अगर हम इन दोनों का रेशियो करें, वर्क डन बाय हीट करते हैं, तो क्या कोई वैल्यू आता है? बिल्कुल आता है, इसका एक कांस्टेंट आता है। और वो क्या होता है? इस चीज का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था जनरली जूल के द्वारा किया गया था। क्या है वो? चलिए देख लेते हैं। जनरली जूल ने ये कहा कि हमारा जो वर्क डन है, ठीक है ना, वर्क डन बाय हीट अगर हम करते हैं, दिस इज द वर्क डन बाय हीट अगर हम लिखते हैं, तो इसका वैल्यू 4.186 जूल पर केल्विन होता है। कैसे? वर्क डन इज इक्वल टू, देखो इतना है, डिवाइडेड बाय 1 कैलोरी, मतलब कि डिवाइडेड बाय हीट किया गया। देखो डिवाइडेड बाय हीट किया गया है ना। तो उस केस में हमारा क्या आ गया है? जूल पर कैलोरी, ठीक है ना। जूल पर कैलोरी जो होगा वो हमारा जे का वैल्यू होगा। तो ये जे है क्या? ये जो कांस्टेंट जे है ये हमारा होता है जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब होता है कि आप कितना भी वर्क डन करते जाएं, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो हीट है वो भी बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा वर्क डन होगा उतना ही ज्यादा हीट भी ट्रांसफर होगा। इट मींस वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू विथ कांस्टेंट जे, और उस जे का वैल्यू क्या है? 4.186 जूल पर केल्विन। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। अब 1 कैलोरी का वैल्यू अगर आपको पता है, 1 कैलोरी कितना हीट होता है और उसके अकॉर्डिंग कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आपको हर एक चीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर 1 कैलोरी को के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका डेफिनेशन तो देख लिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप 4.186 जूल जो होगा वो क्या है? वो भी 1 कैलोरी के बराबर ही है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा आगे बात करते हैं। अगर हम टेम्परेचर, यहां तक तो हम कैलोरी में बात कर लिए, तो कैलोरी में हम लोग एक शब्द यूज किया था कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो हालांकि टेम्परेचर है क्या? तो चलिए टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। अब टेम्परेचर क्या होता है? जनरली जब बहुत ही ठंडे का समय होता है, जैसे कि अभी बहुत ज्यादा ठंड का समय है, तो इस समय जो होगा हम बोलेंगे कि सब कुछ ठंडा है, पानी बहुत ठंडा रहता है, पीने में बहुत तकलीफ होता है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा उसको गर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। तो गर्म किए मतलब उसमें हम कुछ ना कुछ हीट दिए जिसके कारण वो गर्म हुआ। तो उस पे काम कौन किया? अगर आप उसे इलेक्ट्रिक केटली में गर्म कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क डन करेगा पानी पे उसको गर्म करने के लिए। अगर आप उसको गैस पे गर्म करेंगे तो गैस उस पे वर्क डन करेगा। तो वर्क डन तो हर एक केस में होगा, और उस वर्क डन के कारण उसमें हीट ट्रांसफर होता है। अब क्या है ना, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ये तो हमको पता चल गया कि किसी भी बॉडी का कितना, कोई भी बॉडी कितना हॉट है या फिर कितना ठंडा है, उसके बारे में बताता कौन है? हमारा टेम्परेचर बताता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बॉडी हॉट है, टेम्परेचर कम होगा तो बॉडी कोल्ड है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या? क्यों इंटरेस्टिंग है? जैसे कि अगर आप लोग इमेजिन कीजिए गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में। हर एक बॉडी में कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल्स होते ही है ना। तो इस चीज को समझने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आप कोई पानी गर्म कर रहे हैं।
आपने पानी तो अपने लाइफ में कभी ना कभी गर्म होते देखा ही होगा। इनिशियली जब पानी गर्म नहीं रहता है, उस समय आपने वो नॉर्मल वाटर लिया और उसको गैस पे चढ़ा दिया, ठीक है ना? किसी भी पतीले में लेकर के उसे आपने गैस पे चढ़ा दिया। गैस पे जैसे ही चढ़ाया तो गैस का जो हीट है लगातार उस पे आ रहा था, जिसके कारण धीरे-धीरे पानी गर्म होता है। जब धीरे-धीरे पानी गर्म होता है, तो आपको क्या दिखता है कि उसमें से धीरे-धीरे कुछ ना कुछ बबल्स आ रहे हैं और वो बबल्स का जो स्पीड है वो धीरे-धीरे तेज होने लगता है और एक समय के बाद वो पानी क्या होता है खौलने लगता है। क्या कंप्लीट प्रोसेस यही होता है? अब यहाँ पे होता क्या है? जैसे-जैसे उस पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, उस पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनका वेलोसिटी, उनका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जाता है। वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पे बात आया है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ही ज़्यादा किसी भी मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी होगा। जिस तरह से अभी पानी को हमने हीट किया ना, पानी को हीट करने के कारण उसके मॉलिक्यूल्स में बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया। तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक एनर्जी में। वेलोसिटी आया तो वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से मूव करने लगे, लेकिन उनका वैल्यू भी देखो लगातार बढ़ ही रहा था। क्यों? क्योंकि लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा था। चलिए देख लेते हैं ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर आखिर है क्या। अगर इसके बारे में बात करें, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अगर हम एक टेम्परेचर कंसीडर करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे आपको दिख रहा होगा किस तरह से गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इधर उधर, ठीक है ना? जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ के 70 डिग्री सेल्सियस हम मान मान लीजिए कर देते हैं, तो 70 डिग्री सेल्सियस पे आपको दिख रहा है कितना तेजी से मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं ना। तो इस चीज को ना हम लोगों को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना है कि 35 डिग्री सेल्सियस में जो हमारा मॉलिक्यूल्स है वो उसका स्पीड, उसका काइनेटिक एनर्जी कम है, लेकिन 70 डिग्री सेल्सियस में जो हमारा मॉलिक्यूल्स है, जो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ने से उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है। इट मींस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें थर्मोमेट्री के बारे में, तो ये थर्मोमेट्री आखिर है क्या, देख लेते हैं। थर्मोमेट्री बेसिकली डील करता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। जब भी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का बात होगा तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग थर्मोमेट्री कहते हैं। तो अभी तक जितना भी पढ़ाई कर रहे थे बेसिकली सब कुछ हमारा थर्मोमेट्री ही था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर हम लोग किस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट थर्मोमेट्री मीन्स दैट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अभी तक तो हमने मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात किया, और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर जो होगा किसी एक डिवाइस के द्वारा होगा। उस डिवाइस का नाम होता है थर्मोमीटर। ये सभी लोगों को पता है। अब क्या है ना, थर्मोमीटर क्या है एक बार चलिए देख लेते हैं उसके डेफिनेशन के द्वारा। अगर हम उसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एनी डिवाइस, ठीक है ना, एनी डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। अब सभी लोगों ने थर्मोमीटर तो देखा ही होगा अपने लाइफ में, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी को तो बीमार होते आपने देखा ही होगा, ठीक है? तो उस समय आपने थर्मोमीटर का यूज करते देखा होगा। अगर बीमार के केस में नहीं देखे होंगे तो लैब में देखे होंगे, ठीक है ना? बहुत अलग अलग तरह के भी थर्मोमीटर्स होते हैं। तो चलिए अलग अलग टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में बात करें तो कुछ थर्मोमीटर्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मरकरी थर्मोमीटर। अब मरकरी थर्मोमीटर का भी ना अलग अलग पार्ट्स होता है। एक होता है डिग्री सेल्सियस वाला, एक होता है फ़ारेनहाइट वाला। उसके बारे में आगे अलग अलग स्केल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग स्केल्स को हम लोग मरकरी थर्मोमीटर में नहीं देखते हैं। ये हमारा एक अलग ही टाइप का थर्मोमीटर है। ये जो मरकरी थर्मोमीटर होता है ना, इसके अंदर, इस थर्मोमीटर के अंदर हम लोग मरकरी डालते हैं और डायरेक्टली उस थर्मोमीटर को हीट में लेके जाते हैं, और वहां पे उस बॉडी के कांटेक्ट में जैसे ही रखते हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर हमको उस थर्मोमीटर के अकॉर्डिंग पता चलता है। अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसका वैल्यू हमको ज्यादा मिलेगा। अगर उसका टेम्परेचर कम है, बॉडी अगर ठंडा है, तो उसका टेम्परेचर हमको कम मिलेगा।
गर्म रहेगा तो टेम्परेचर ज्यादा, समझ रहे हैं। ये हमारा बेसिकली मरकरी थर्मोमीटर के बारे में था। अगला थर्मोमीटर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसका नाम ही है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ये क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के बारे में बात करें तो ये वाला जो थर्मोमीटर होगा ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कि हमारे पास एक डिवाइस होगा जिसमें हमारा कुछ गैस रहेगा और उस गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे इस थर्मोमीटर में लिखा भी हुआ है। वो कांस्टेंट, उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, अब उसका वॉल्यूम बढ़ भी नहीं सकता है, घट भी नहीं सकता है। तो जैसे ही आप उस डिवाइस को किसी गर्म सब्सटेंस, किसी गर्म बॉडी के कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो उसका वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं। तो गर्म बॉडी होने के कारण वॉल्यूम नहीं बदलेगा लेकिन उसका प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो उसके प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ उससे हम लोग को उसके टेम्परेचर के विषय में अंदाजा हो जाता है। तो ये थर्मोमीटर प्रेशर बढ़ने घटने को लेकर के हम लोग समझ सकते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन हम टेम्परेचर का वैल्यू कैसे पता करेंगे? प्रेशर इंक्रीज करा करके या फिर प्रेशर डिक्रीज करा करके। नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे तो ये इसका जस्ट उल्टा आ गया। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो जैसे ही उसको हम लेकर के जाएंगे किसी गर्म बॉडी या फिर किसी ठंडे बॉडी के कांटेक्ट में, तो गर्म बॉडी के कांटेक्ट में जैसे ही जाएगा तो उसका क्या होगा? प्रेशर तो कांस्टेंट है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा हम बोलेंगे कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। और जैसे ही वो ठंडे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम कम होगा, जिससे हम पता करेंगे कि उसका टेम्परेचर कम है। तो हमारा जो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है ना कुछ इस तरह से काम करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा थर्मोमीटर है उसका नाम है प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। बेसिकली ये भी बहुत हाई वैल्यू का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर भी बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। जनरली प्लैटिनम का यूज हमारा बहुत हाई टेम्परेचर को ही मेजर करने के लिए होगा और थर्मो इलेक्ट्रिक का भी बहुत हाई रेंज टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। और उसी तरह से एक और है पायरोमीटर्स, ठीक है ना। ये भी हमारा बहुत हाई हाई टेम्परेचर का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर्स का यूज होता है। तो ये अलग अलग टाइप का थर्मोमीटर्स था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे देख लेते हैं। अगर हम थर्मोमेट्रिक स्केल्स के बारे में बात करें तो चलिए देख लेते हैं स्केल्स क्या है। पहला स्केल है सेल्सियस स्केल, ठीक है ना। अभी तक तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में बात किया ना, तो अब जो टेम्परेचर मेजर होगा अलग अलग स्केल्स पे मेजर होता है। जैसे कि टेम्परेचर का ना अलग अलग यूनिट्स है, आप ये भी कह सकते हैं। तो एक सेल्सियस यूनिट है तो सेल्सियस स्केल हमारा हो गया। तो सेल्सियस स्केल में बेसिकली क्या रखा गया उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम सेल्सियस स्केल के बारे में बात करते हैं तो ऑन दिस स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट आइस, जिसको लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं उसको आइस पॉइंट कहे, उसको लिया गया 0 डिग्री सेल्सियस। एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम लोग स्टीम पॉइंट कहते हैं, मतलब कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा जो वाटर है वो स्टीम बन जाएगा, उसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस कहें। तो बेसिकली लोअर पॉइंट हमारा आइस पॉइंट को कहा गया और अपर पॉइंट हमारा स्टीम पॉइंट को कहा गया। तो जिससे हम लोग अलग अलग यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो सेल्सियस स्केल को जो लिया गया ये हमारा इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ये 100 डिग्री सेल्सियस का हुआ, मतलब कि 100 डिवीजन में ये डिवाइडेड रहेगा। सेल्सियस स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 स्केल्स। 0 से 100 है तो 100 स्केल होगा, समझ सकते हैं आप ये बात को, ठीक है ना। लेकिन लोअर पॉइंट हमारा आइस पॉइंट होगा और अपर पॉइंट हमारा स्टीम पॉइंट होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। कहने का मतलब कि किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, मतलब कि आइस से लेकर के स्टीम बनने तक का जो टेम्परेचर मेजर करते हैं ना वो हमारा 100 डिवीजन में मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो उस तरह के स्केल को हम लोग कहते हैं सेल्सियस स्केल। ठीक उसी प्रकार अगर वही आइस और स्टीम का मेजरमेंट अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। उसका लोअर पॉइंट हमारा 32 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि आइस अब हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रहेगा और अपर पॉइंट हमारा मतलब कि स्टीम जो रहेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रहेगा। मतलब कि इनके बीच में जो डिवीजन ऑफ स्केल है वो 180 का है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ स्केल क्या था? सिर्फ 100 का, यहाँ पे 180 डिवीजन है क्योंकि 212 को 32 से माइनस करोगे तो 180 डिवीजन आते हैं। तो फ़ारेनहाइट स्केल का डिवीजन कितना होता है? 180 डिवीजन। चलिए इस चीज को हम लोग आगे भी फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। अगर अगला है हमारा र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल क्या होता है? इस स्केल में हम लोग अगर बात करें ना तो ये हमारा 0 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री र्यूमर तक जाता है।
तो 0 डिग्री में हमारा ये आइस रहेगा और 100 डिग्री र्यूमर में वो स्टीम बन जाएगा, ठीक है ना। ये अलग स्केल है, ठीक है ना, इसका मेजर करने का तरीका अलग होगा। बात यह है कि जितना जल्दी ये बढ़ेगा उतना जल्दी ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका डिवीजन हमारा 80 है। लोअर पॉइंट का मतलब क्या, आइस पॉइंट, और अपर पॉइंट का मतलब क्या, स्टीम पॉइंट। मतलब कि आइस से लेकर के स्टीम हमारा र्यूमर स्केल में बनेगा, वो कहां से कहां तक में, 0 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री तक में, क्योंकि हर एक स्केल हमारा अलग अलग है, ठीक है ना। अगला स्केल भी देख लेते हैं। अगला है हमारा केल्विन स्केल, और इस स्केल में क्या पाया गया है कि जो लोअर पॉइंट है वो हमारा 273.15 केल्विन है, और जो अपर पॉइंट है जिसको हम लोग स्टीम पॉइंट कहते हैं वो हमारा 373.15 केल्विन है, ठीक है ना। तो इसके बीच में भी जो हमारा डिवीजन होगा वो 100 स्केल का होगा। यहाँ 100 स्केल डिवीजन, यहाँ पे 80 स्केल डिवीजन, यहाँ पे 180 स्केल डिवीजन, और यहाँ पे 100 स्केल डिवीजन, ठीक है ना। तो सेल्सियस और केल्विन में 100 स्केल डिवीजन ही है, और बाकी इसमें 80 है, इसमें 180 है, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 स्केल के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं, 4 जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगर हम बात करें कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, मतलब कि एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे हम टेम्परेचर को बदल सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना चाहें तो किस तरह से बदलेंगे, अगर हम डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, और हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा वो फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है, ये हमारा टीसी हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, डिग्री सेल्सियस को। हम नीचे लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। टीएफ हमारा फ़ारेनहाइट को, टीआर हमारा र्यूमर को, और टीके हमारा केल्विन को। तो ये रिलेशन अगर आप अपने ध्यान में रखते हैं तो ये रिलेशन हमारा बताता क्या है कि हमारा ये जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या रिलेशन है, सेल्सियस और र्यूमर के बीच में क्या रिलेशन है, और केल्विन और सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन है। तो किसी भी दो स्केल के बीच का रिलेशन अगर आपको निकालना है तो उन दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए, यहाँ पे वो वैल्यू उठा के आपका वो वैल्यू निकल जाएगा। आपका जो भी स्केल निकालना हो वो इजीली निकल जाएगा। अब क्या है यहाँ पे, टीसी क्या है, टीएफ क्या है, टीआर क्या है, टीके क्या है, देख लेते हैं। अगर हम टीसी के बारे में बात करें तो सेल्सियस स्केल, टीएफ फ़ारेनहाइट स्केल, टीआर र्यूमर स्केल, टीके केल्विन स्केल। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया है। और यहाँ पे 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 डिवीजन। सेल्सियस में 100 डिवीजन था ना, फ़ारेनहाइट में क्या था, 180 डिवीजन, र्यूमर में क्या था, 80 डिवीजन, केल्विन में क्या था, 100 डिवीजन। देख लिए ना। तो डिवीजन भी यहाँ पे हमारा फॉर्मूला से पता चल गया। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में, क्या होता है हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, चलिए देख लेते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये डेफिनेशन कहता है, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द स्टेट एट विच the three phase of water, namely ice, liquid water and water vapor, are equally stable and coexist in equilibrium। कहने का मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिस समय आपका जो पानी है वो आइस के फॉर्म में भी रहेगा, लिक्विड वाटर के फॉर्म में भी रहेगा, और वाटर वेपर के भी फॉर्म में रहेगा। इसका सबसे मजेदार एग्जांपल हम देते हैं कि आपने अपने फ्रिज के, जो आपका डीप फ्रिज होता है जहां पे आप आइस बनाते हैं, वहां पे अगर आप जाकर के देखेंगे तो उस पार्टिकुलर केस में आपको आइस भी दिख जाएगा, वहां पे आपको लिक्विड वाटर भी दिख जाएगा, और वहां पे आपको वाटर वेपर भी दिख जाएगा जो कि बहुत ठंडा होता है। और वो तीनों ही एग्जिस्ट करता है, एक साथ ही एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में। ये आपका बेस्ट एग्जांपल होगा अगर आप रेफ्रिजरेटर के अंदर जाकर के इसको देख करके ऑब्जर्व करते हैं तो, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर आइस तो रहते ही हैं, लिक्विड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लिक्विड वाटर भी मिल जाएगा और वाटर वेपर भी मिल जाएगा। अब बात क्या है कि ये एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक एक यूनिक कंडीशन होता है, और वो यूनिक कंडीशन क्या है, चलिए देख लेते हैं। इट इज यूनिक बिकॉज इट ऑकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। वो स्पेसिफिक टेम्परेचर ध्यान से देखिएगा, वो है हमारा 273.16 केल्विन, ठीक है ना। ये पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा जो वाटर होगा वो आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर तीनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसीलिए इसका नाम है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट कहने का मतलब वो तीनों ही स्टेट में एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे रहता है, और इस टेम्परेचर के साथ उसका स्पेसिफिक प्रेशर होना चाहिए 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। एच जी इज फॉर मर्करी, ठीक है ना। 0.46, ठीक है ना, सेंटीमीटर। ये याद रखना, ये हमारा स्पेसिफिक प्रेशर होना चाहिए। तो ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर हमारा इतना होता है और ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर हमारा
इतना 273.16 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपको समझ में आया कि ट्रिपल पॉइंट होता क्या है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब ही हुआ कि जब वाटर, आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर तीनों ही स्टेट में एक साथ रहे। तो इसका एग्जांपल कहां है, रेफ्रिजरेटर खोलेंगे देख लेंगे और क्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट? अगर हम मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं ना, तो ये हमारा होता है सबसे पहला मोड्स। अब इस मोड को समझने के लिए ना हम एक कहानी देखेंगे, सुनेंगे। क्या है ना कहानी, मान लीजिए कि आप कभी पिकनिक बनाने के लिए गए, पिकनिक करने के लिए किसी एक दूर जंगल में गए, वहां पे आपने कुछ लकड़ियां जुगाड़ किया और उसके बाद ना पिकनिक आपका स्टार्ट हुआ। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पतीली को गर्म करते हैं। अगर मान लो कि पिकनिक में आप खिचड़ी बना रहे हैं, बहुत समय क्या होता है ना, खिचड़ी लोग नहीं बनाते, मटन चिकन बनाते हैं और बहुत अलग अलग तरह के आइटम्स रखते हैं। लेकिन हम लोग अपने समय में जब हम लोग पिकनिक जाते थे ना, उस समय क्या खाना खुद से ही बनाना पड़ता था। तो बेसिकली पिकनिक का जो हिंदी होता है उसे हम वन भोज कहते हैं। जनरली हम लोग जंगल में जा करके ना, हम लोग वहां पे खुद से खाना बना करके खाते हैं। तो अब क्या हुआ कि उस पार्टिकुलर केस में जब आप जंगल जा रहे हैं तो आपको बहुत सारा सूखा लकड़ी मिलेगा, उसको उठाइए, उसको जलाना पड़ता है, उसके ऊपर में हम पतीला को रखते हैं। हम लोग सबसे आसान तरीका खोजते हैं जिससे खाना बन जाए। तो आसान तरीका का खाना खिचड़ी होता है जी, हम लोग को खिचड़ी बनाना है। तो खिचड़ी बनाने के लिए हमने एक पतीला लिया, पतीले को उस जलता हुआ जो लकड़ी था उसके ऊपर में रखा और उसके ऊपर में हम लोग खिचड़ी बनाना स्टार्ट किए। अब यहाँ पे ना 3 मोड के बारे में बात होता है। जनरली लोग पिकनिक मनाने के लिए ठंडा के समय में ही जाते हैं। विंटर वैकेशंस जो होता है ना, उस समय ही सभी लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। आप लोग भी अभी ही हाल फिलहाल में घूम फिर के भी आए होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें उस पतीला, पतीला हमारा कंडक्टर था, ठीक है ना। उस पतीले को हमने डायरेक्टली आग के एक्सपोज्योर में रखा, ठीक है ना। जैसे ही वो आग के कांटेक्ट में आया तो वो आग डायरेक्टली उस पतीले को हीट करने लगा। पतीला आप समझ सकते हैं, एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें आप बनाने वाले हैं खिचड़ी, ठीक है ना। तो आपका वो बर्तन गर्म होगा, डायरेक्टली गर्म होगा। तो क्या होता है, आप गर्म नीचे वाला पार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे देखिएगा गर्म आपका उसका हैंडल तक हो जाता है, उस पतीले का जो है ना पूरा पार्ट ही गर्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हीट कंडक्ट कर रहा होगा, वो मेटल लगातार हीट को कंडक्ट कर रहा होगा। तो ये जो लगातार हीट का कंडक्शन होता है ना, इसी प्रोसेस को कहते हैं, इसी इससे भी तो हीट ट्रांसफर हो रहा है ना। नीचे वाला बॉडी, पतीले का नीचे वाला पार्ट से लेकर के पतीले का ऊपर वाला पार्ट तक हीट ट्रांसफर हो रहा है, बात समझ रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग कंडक्शन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कन्वेक्शन। अब आपने उसमें तेल डाला, चावल डाला, दाल डाला, जो भी फ्राई व्राई कर करके डाला और सारा चीज को आपने गर्म करना स्टार्ट किया। मतलब कि गर्म तो आपका पतीला था ना, वो पतीला गर्म होने के कारण आपका चावल, दाल और पानी गर्म हो रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। ये मतलब अल्टरनेट मोड से आपका गर्म होना को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। अब ये कन्वेक्शन है क्या, फिर से हम समझाते हैं। कंडक्शन हमारा क्या था, जब भी कंडक्टर मतलब कंडक्ट कर रहा कोई भी मेटल सरफेस डायरेक्टली आग के कांटेक्ट में आने से जब गर्म होकर के एक एंड से दूसरा एंड तक उसका गर्म हो जाए तो वो कंडक्शन हुआ। लेकिन उसको जैसे अगर आप पकड़ते हैं तो आपका जो हाथ गर्म हो रहा है ना, दैट इज कन्वेक्शन। वो पतीला गर्म होने के कारण आपका जो खिचड़ी पक रहा है ना, खिचड़ी में जो हीट आ रहा है ना, वो पानी, दाल और चावल में जो हीट आ रहा है ना, वो हमारा प्रोसेस होता है कन्वेक्शन। क्योंकि वो तो डायरेक्टली आग के कांटेक्ट में नहीं है ना, वो तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो जब इनडायरेक्ट कांटेक्ट से कोई भी चीज हीट होता है, उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। तीसरा आता है रेडिएशन। बहुत ठंडे का समय है, अब वो आग के सामने ही बैठ करके हम लोग आग को तापते हैं, ऐसे करके सेकेंगे, ठीक है ना, उससे हमारा रेडिएशन निकलेगा, ठीक है ना। तो आग से जो रेडिएशन निकल रहा है उससे हम अपने आप को हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, दूर से ही, कांटेक्ट में नहीं है, दूर से ही हम अपने आप को हीट कर दिए। और जो आपका मतलब मेटल सरफेस था, जो हमारा पतीला था, वो डायरेक्टली हीट हो रहा था, इसलिए वो कंडक्ट कर गया। जो हमारा खिचड़ी था वो इनडायरेक्ट वे में गर्म हो रहा था ड्यू टू द पतीला, पतीला के कारण वो इनडायरेक्ट वे में गर्म हो रहा था, जिस कारण से उसको हम लोग कन्वेक्शन कहेंगे, उस प्रोसेस को कन्वेक्शन। एंड देन फाइनली रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब कोई भी चीज हीट है, उससे हमारा लगातार रेडिएशंस निकलते हैं, उस रेडिएशंस के कारण जो हमारा ट्रांसफर होता है, हमारा जो बॉडी गर्म होता है, उसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। जैसे कि अगर आप धूप में बहुत देर तक बैठिएगा तो सन का जो रेडिएशन है आपके बॉडी को धीरे धीरे गर्म करता है,
तो वो जो प्रोसेस होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है, जो सन से आपके बॉडी में हो रहा है, वो भी हमारा रेडिएशन होता है। इन तीनों चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू रहेगा। थैंक यू एवरीवन। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ये चैनल पे रेगुलर कोर्सेस 8:30 बजे से आने वाला है। ठीक है ना? तो ये चीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है? थैंक यू फॉर योर लव। थैंक यू एवरीवन।